नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 14। ये एक निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल करना। यदि उनका अस्तित्व हो तो उसको बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करना है। एक छात्रावास वाला ये वाला सवाल हम हल करते हैं। प्रश्न में क्या कहा है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन की लिया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए मतलब खर्च करने के लिए अदा करता है, देना पड़ता है उसको। जब एक विद्यार्थी बी मतलब दूसरा विद्यार्थी है जिसका नाम जो बी है, उसको जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के खर्च के लिए उसे 11,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय क्या करना है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो नियत व्यय दे रखा ज्ञात करना है और एक प्रतिदिन का भोजन, तो हम इसको मान लेंगे। तो क्या करेंगे? माना कि नियत व्यय पर खर्च कितने रुपए? x तथा प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितने रुपए? y रुपए है। नियत व्यय नहीं पता तो हमने x मान ली और प्रतिदिन भोजन पर कितना खर्च हो रहा तो y रुपये मान लिया। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो अब विद्यार्थी ए के लिए देखते हैं। विद्यार्थी ए कहाँ गया? विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए देता है? 1000 रुपये छात्रावास के खर्च के लिए देता है। तो पहला स्टेप है विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए कितना भोजन लेने की अवधि कितनी है? भोजन लेने की अवधि कितनी है? तो 20 दिन। ए कितने दिन भोजन लेता है? 20 दिन, तो 20 दिन। ठीक है, अब चूंकि भोजन लेने की अवधि 20 दिन है तो 20 दिन के भोजन के लिए उसको कितने रुपए देना पड़ता था? 1000। कितने देना पड़ते हैं? 1000 रुपये। तो ये y हमने क्या माना था? तो भोजन प्रतिदिन के लिए है, तो हम 20 दिन के भोजन के लिए कितने होंगे? 20 दिन के भोजन का व्यय या खर्च कितना होगा? 20 दिन के भोजन का खर्च या व्यय होगा 20y। प्रतिदिन बोला तो कितने दिन? 20 दिन, तो 20 दिन का कितना होगा? 20y। हमने प्रतिदिन को y माना तो हमने यहाँ 20 दिन के भोजन का खर्च कितना होगा? तो 20y। अब क्या होगा? प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि x ये नियत मान क्या है? x प्लस जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपये देना पड़ता था। उसका नियत व्यय कितना है? x प्लस 20y। ये 20y मतलब 20 दिन भोजन करता है तो 20y बराबर कितने खर्चे होते हैं? तो 1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं? पुनः प्रश्न के अनुसार फिर से प्रश्न के अनुसार देखते हैं अपन। अब क्या है? विद्यार्थी बी के लिए। अब ये विद्यार्थी एक हो गया, अब ये विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय या खर्चे के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो पुनः विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए विद्यार्थी बी के लिए, तो बी के लिए क्या होगा?
बी के लिए भोजन करने की अवधि कितनी है? भोजन 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 लेने की अवधि कितनी है? तो बी कितने दिन ले रहा है? 26 दिन। ठीक है, कितने दिन ले रहा है? 26 दिन। तो 26 दिन के भोजन का व्यय कितना होगा? तो 26 दिन के भोजन का व्यय होगा, 26 दिन के भोजन का व्यय या खर्च कितना होगा? 26y। ठीक है, तो अब वापस ऐसा हमने इसको लिखा था, ऐसा कैसा ही लिख देंगे। 26 दिन के भोजन के लिए उसको कितने देना पड़ता है? 1180 रुपये। तो हो जाएगा या 26 दिन के हमने x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इन तीनों विधि में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 ये रहा, ये समीकरण 2, इनको पहले हम इधर लिख लेते हैं, x प्लस 20y ये बराबर की इधर है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1000 बराबर 0। ये समीकरण 1 है हमारा। और ये समीकरण 2, इसको भी बराबर के हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 26y ये बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 1180 बराबर 0। ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण 2 से करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण ax प्लस bx प्लस by प्लस c1 से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? इस समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और समीकरण 2, यह समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? तो व्यापक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो अब हम तुलना करते हैं इसकी। तो अब ये समीकरण हम लिखते हैं, a1 बराबर क्या होगा? इस x के गुणांक में आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। a2 बराबर ये b1 बराबर कितना है? b1 ये y के आगे कितना है? 20। तो यहाँ लिख देंगे b1 बराबर 20। फिर c1 बराबर कितना है? तो ये माइनस का 1000। यहाँ लिख देंगे माइनस का 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 में a2 बराबर कितना है? तो a2 बराबर कितना है? ये x के गुणांक कितना है? 1। और b2 बराबर कितना है? तो b2 के बराबर यहाँ कितना है? 26। ये 26 लिखेंगे, 26। और c2 बराबर कितना है? c2 बराबर ये 1180 माइनस के 1180 हमने ये मान उतार लिए। अब क्या करेंगे, हम उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि कैसे करते हैं? पहले हम लिख देंगे x। ठीक है, x लिखा बराबर, फिर ये y, फिर बराबर 1। ठीक है, अब इसके बट्टे में कैसे लिखना है? b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 बटा b2 c1 बटा c2, b1 से c1। ठीक है, c1 को वापस रिपीट करेंगे, c1 बटा c2, फिर यहाँ होगा a1 बटा a2, फिर बराबर इस a1 बटा a2 को रिपीट करेंगे, a1 बटा a2, फिर वापस से b1 बटा b2। ये लिखा। अब क्या करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 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 फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। इस सीक्वेंस से हम गुणा करेंगे। तो अब आगे करते हैं, वापस से ये x। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें, यानी b1 गुणित c2, तो ये हो जाएगा b1 गुणित c2।
कोष्टक लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर B2 गुणित C1, B2 गुणित C1, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर ये C1 गुणित ये y लिखा, ये C1 गुणित A2, C1 गुणित A2 माइनस का चिन्ह लगाया। फिर C2 गुणित A1, C2 गुणित A1, C2 गुणित A1 लिखा, फिर बराबर का चिन्ह लगाया। फिर क्या होगा, ये एक A1 गुणित B2, A1 गुणित B2 कोष्टक का चिन्ह लगाया। फिर क्या होगा, माइनस का चिन्ह, फिर A2 गुणित B1, ये A2 गुणित B1, फिर ये कोष्टक लगा दिया। अब क्या करेंगे, इनमें हम ये वाले मान रख देंगे। ठीक है, तो ये x ऐसा कैसा लिखा। अब क्या करेंगे, इस B1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला मान B1 बराबर कितना है 20, यहाँ लिखा 20, फिर ये गुणा का चिन्ह C2 कितना है, तो C2 हमारे पास माइनस का 1180, माइनस 1180 कोष्टक बंद कर देंगे, ये वाला माइनस का चिन्ह यहाँ लिखेंगे। फिर ये B2 कितना है, तो B2 हमारे पास है 20, तो हमने यहाँ 20 लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया। फिर ये C1 कितना है, तो C1 हमारे पास है 1000, C1 कितना है माइनस का 1000, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाया। फिर क्या करेंगे, ये y, तो y ऐसा लिखा। C1 कितना है, तो C1 हमारे पास है माइनस का 1000, तो माइनस का 1000 लिखा। फिर ये गुणा का चिन्ह, फिर A2 कितना है, तो A2 हमारे पास है 1, फिर ये कोष्टक बंद करा, ये वाला माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा लिखा। फिर माइनस ये कोष्टक लगाया। फिर ये C2 कितना है, तो C2 हमारे पास है माइनस का 1180, माइनस का 1180। ठीक है, C2 1180। फिर A1 कितना है, तो A1 हमारे पास है 1, A1 हमारे पास है 1, ये 1 लिखा। फिर ये वाला पूरा हो गया। अब आगे इसको करते हैं, बराबर A1 कितना है, A1 हमारे पास है 1, तो ये हमने लिखा 1, गुणित B2 कितना है, B2 हमारे पास है 26, तो ये है 26 लिखा, कोष्टक को बंद कर दिया। A1 1, B2 26। अब ये माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस का चिन्ह यहाँ रखा। A2 कितना है, तो A2 हमारे पास है, A2 कितना है 1, तो ये 1 गुणा का चिन्ह लगाया। फिर ये B1 कितना है, तो B1 हमारे पास है 20, तो ये लिखा 20, कोष्टक बंद करा। अब क्या करते हैं, अब इसका हम गुणा करते हैं। तो 20 का गुणा 1180 में करेंगे, एक जीरो और एक जीरो, पहले तो ये x लिखा हमने, ऐसा लिखा, लाइन खींची। अब ये इसका गुणा इसमें करना है, तो ये 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे, तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल क्या है 1, 2 का फाड़ा एक बार, 2 एकम 2 और 1 हासिल, कितने हो गए 3, 2 और 1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का फाड़ा एक बार, 2 एकम 2, ये 2, तो 23,600। ठीक है, ये माइनस का है, तो ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का गुणा, पहले माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, फिर 20 का गुणा 1000 में करेंगे, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, ये 20 का गुणा, ये B2 का मान हमने 20 लिख लिया, कितना B2 का मान 26 है, तो ये B2 का मान 26 है, सॉरी हमने क्या लिख लिया था 20 लिख लिया था, तो 26 है, तो ये 26 लिखा। अब ये 26 का गुणा 1000 में करना है, तो 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो लगा दी, तो ये हो गया 26,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 26,000, फिर ये बराबर ये y लिखा, y 1000 का गुणा 1 में करेंगे, तो माइनस का 1000। ठीक है, अब ये माइनस का गुणा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस, 1180 का गुणा 1 में, तो 1180, फिर ये बराबर
एक का गुणा 26 में तो 26 माइनस एक का गुणा 20 में तो 20। ठीक है, अब घटा देते हैं। 26,000 धन के में से 23,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24,000। ठीक है, कितने बचेंगे? 2400। तो x बटे 2000, 26,000 में से 23,600 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2400 बराबर 1180। 1180 धन के में से 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 180 बराबर 1/26 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। अब क्या करेंगे? ये किसी भी एक संख्या से अगर कट रहा हो तो इसको हम काट सकते हैं। तो ये 6 से कट रहा है, देखो 6 एकम 6, 6 त्रि 18, 0, फिर ये 6 चौक 24, 2 0। तो ये x बटे 400 बराबर y बटे 30 और ये 1 बटे 1। तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर होगा 400 और y बराबर होगा 30। ये हमारा आंसर। ये थी वज्र गुणन विधि। इस तरह से ये ध्यान से मान रखना, नहीं तो मान एक भी आगे पीछे हो गया तो आंसर गलत आएगा। धन्यवाद।